गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कल्पना सिद्धि, सिद्धि स्थान का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सिद्धि में बेसिकली आता क्या क्या है? कल्पना सिद्धि में क्या आता है? बस्ती। ठीक है, बस्ती आता है, नशा आता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सिद्धि स्थान में आता है। और हल्का फुल्का वमन विरेचन की जो व्यापत है वो भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और नेत्र बस्ती, स्नेहन बस्ती जो भी है, मतलब एक्यूरेटली इसमें बस्ती के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है कल्पना बस्ती। ठीक है, ऊपर आपको लिखा हुआ है ये कल्पना बस्ती अध्याय। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये जो सिद्धि चैप्टर है वो और संहिताओं में कहाँ कहाँ पे है। तो आप लोग ये नोट कर लेना कि जो काश्यप है, काश्यप संहिता जो है, उस काश्यप संहिता में सिद्धि जो है वो 12 है टोटल। सिद्धि स्थान में जो चैप्टर्स हैं वो 12 है। चरक में भी कितने हैं? 12। ठीक है, सुश्रुत में एक यही है जो स्थान नहीं है, ये प्रेजेंट ही नहीं है, ये एब्सेंट है। और अष्टांग हृदय में क्या होता है कि जो हमारे पास जो कल्पना है, कल्पना स्थान है और जो सिद्धि स्थान है वो साथ साथ आ गए हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ये सिद्धि स्थान हो गया, इसमें कल्पना सिद्धि हो गई। ठीक है, तो काश्यप में कितने हैं? 12। सुश्रुत में कितने हैं? कोई नहीं है। चरक में भी 12 है, काश्यप में भी 12 है, और अष्टांग हृदय में कल्पना सिद्धि साथ साथ में दी है 6 चैप्टर। ठीक है, अब ये है कि जो कल्पना स्थान और सिद्धि स्थान है उन दोनों को मिला करके पंचकर्म में बताया गया है। क्योंकि आपको पता है कल्पना स्थान में क्या आता है? वमन विरेचन आता है ना। स्नेहन हमने पढ़ा था, वमन विरेचन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मदनफल वगैरह जो है पढ़ा था, वमन विरेचन वाले द्रव्य सारे, और यहाँ पे है सिद्धि स्थान। तो इन दोनों को मिला करके पंचकर्म कहते हैं। ठीक है, और सुश्रुत की चिकित्सा में दिया गया 31 से 40 वाले चैप्टर पंचकर्म के बेसिस। ठीक है, चिकित्सा स्थान में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना सिद्धि अध्यायम व्याख्यान। इस स्थान में चिकित्सा की सिद्धि की विवेचना की गई है। ठीक है, चिकित्सा करते समय वमन विरेचन आदि का प्रयोग कैसे करना चाहिए, समय योग के क्या लक्षण है, वमन विरेचन बिगड़ गया तो क्या लक्षण आएंगे, उदर की शांति किस प्रकार की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम इस स्थान में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था चरक के सूत्र स्थान में अध्याय 4 में कि सम्यक प्रयोगम चेव कर्मणाम व्यापत्तानाम च व्यापत साधनानी सिद्धि उपेक्षा में। ठीक है, सम्यक प्रयोग करने से तो ठीक है, हम सम्यक प्रयोग कर रहे हैं हर चीज़ का। ठीक है, लेकिन सम्यक प्रयोग नहीं हुआ। बेसिकली अगर किसी चीज़ को व्यापत आ गया, व्यापत समझते ना कि वमन करते समय अगर व्यापत आ गया, या विरेचन करते समय कोई व्यापत है, सिद्धि बस्ती करते समय कोई व्यापत आ रहा है, तो उन सबको सही करने के लिए उन सब की चीज़ें जो हैं वो सिद्धि स्थान में बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए। त्रय हावरम सप्तदिनम परम तु स्निग्धो नरः श्वेरहितम उत्तम नातः परम स्नेहम आदिशंति सात्वी भवेत सप्तदिनः परम। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि त्रयाराम 3 days, ठीक है, और 7 days। ठीक है, अब ये किसके बारे में बताया गया है? ये स्नेहन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ये स्नेहन के बारे में।
यानी कि स्नेहन हम कम से कम 3 दिन तक कराते हैं और अधिक से अधिक 7 डेज तक कराता है। ठीक है। त्रयहारम सप्तम परंतु स्निग्धो नरः शीलितम उत्तम, यानी कि जो मनुष्य के लिए जो स्नेह काल की जो मर्यादा है वो कम से कम 3 दिन है और अधिक से अधिक 7 दिन तक है। यानी कि 7 दिन से अधिक जो है वो स्नेहन नहीं कराना चाहिए और 3 दिन से कम स्नेहन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के बाद में अगर हम स्नेहन कराते जाएंगे तो स्नेह क्या हो जाएगा, 7 में हो जाएगा, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 3 दिन और अधिक से 7 दिन तक स्निग्ध पुरुषों को स्वेदन करना चाहिए। ठीक है। 7 दिन के बाद स्नेहन क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन के बाद में स्नेहन 7 दिन हो जाता है। ठीक है। आगे देखो स्नेहन से क्या लाभ है। स्नेहन का फल क्या है, ये आपको रट लेना है, ये आपको रट लेना है ये वाला। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। क्या लिखा हुआ है, स्नेहो अनिलम हंति, स्नेह क्या करता है, अनिल को हरता है, बात को कम करता है। मृदु करोति, मृदु करता है, सॉफ्टनेस लाता है। देहम मलानाम विनिहंति संगम, और देह में क्या होते हैं, जो मलों की रुकावट होती है उसको क्या करता है, दूर करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको दूर करता है। तो स्नेहन के क्या लाभ है, स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति, स्नेह जो होता है वो बात को दूर करता है, मृदुकरण करता है और मलों को रुकावट को दूर करता है। ये है स्नेहन से लाभ। फिर आता है स्नेहन से पूर्व स्वेदन से क्या लाभ है। स्नेहन से पूर्व स्वेदन से क्या लाभ है, कि जब हम स्नेहन करवाते हैं, वैसे ये गलत है, स्नेहन की पूर्व स्वेदन नहीं होता, पहले स्नेहन होता है उसके बाद में स्वेदन होता है। तो इसको एक बार कन्वर्ट कर लेना कि स्वेदन से पूर्व स्नेहन का क्या वो है। ठीक है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप कर लेना स्वेदन, स्वेदन से पूर्व स्नेहन के लाभ। ठीक है। देखो स्वेदन से पूर्व क्या करता है, स्नेहन करवाया जाता है। ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म मार्गों में, ये भी वो कर लेना, स्वेदन करने के बाद, ये एकदम गलत है, यहाँ पे आपको स्वेदन लिखना है से पूर्व स्नेहन, यहाँ पे स्नेहन आएगा और यहाँ पे आएगा स्वेदन, यानी कि स्वेदन से पूर्व हम स्नेहन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म मार्गों में लीन दोष द्रव हो जाते हैं, अर्थात जो दोष या मर्द शरीर के विभिन्न स्रोतों में चिपके हुए होते हैं या शुष्क हो गए और वे द्रव गीला कर। एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, उसकी बॉडी, उसकी देह में दोष है। ठीक है। कफ दोष है, स्टिफनेस किसकी वजह से होती है, कफ दोष की वजह से होती है ना। ठीक है। अब मान लो हमें उसमें क्या है, सबसे पहले स्नेहन करवाना है। ठीक है। स्नेहन से क्या होता है, स्नेहन कैसे कराते हैं, बॉडी पे क्या लगाता है, ऑयल लगाता है, कुछ भी लगाते हैं ना स्नेहन करने के लिए, बॉडी पे ऑयल लगाते हैं या उसको स्नेहन पिलाते हैं, जो भी है करते हैं ना। ठीक है। क्यों कराते हैं, लीनम लीनम श्वेदस्तु दोषम का मतलब क्या है, लीन का मतलब, लीन दोष क्या होता है, जो चिपके हुए होते हैं स्रोतस में, शरीर में जो चिपके हुए दोष होते हैं, जो ड्राई हो गए हैं। ठीक है। जो क्या हो गया है, ड्राई हो गए हैं, तो उससे क्या होता है,
उससे ये होता है कि जो 2 ड्राई हो गए हैं उसका अगर हम स्नेन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। और लिक्विफाई हो जाएंगे तो ईजिली स्रोतस को अंदर में स्रोतस में आ जाएंगे, क्योंकि स्रोतस में कहीं दूर, मान लीजिए स्रोतस यहाँ पे कहीं दूर एकदम ड्राई और एकदम चिपका हुआ है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। डायरेक्ट शेविंग करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम ऑयल लगाते हैं जिससे कि जो भी मल है, जो भी दुष्टि है, जो भी दोष है, जो लीन दोष है वो आ जाए स्रोतस के अंदर। स्रोतस के अंदर आ जाएगा तो डायरेक्ट हम श्वेदन कराएंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम कराते हैं स्नेहन, ठीक है। श्वेदन से कोई स्नेहन इसीलिए कराते हैं लीनम श्वेदस्तु दोषम, लीन दोषों को लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है। बस ये अब इसमें ये भी है कि स्नेहन हमने श्वेदन से पूर्व भी स्नेहन करवाया, हम वमन से पूर्व भी स्नेहन करवाते हैं और विरेचन से पूर्व भी हम स्नेहन करवाते हैं, पता है ना। या फिर डायरेक्ट विरेचन, कोई ऐसी प्रोसीजर थोड़ा है, हम कोई ऐसा नहीं करवाते हैं कि स्नेहन के बाद में हम श्वेदन करवा रहे हैं। ये प्रोसेस है कि पंचकर्म करवाना ही करवाना है, कोई सिंगल भी तो करवाता है ना। विरेचन सिंगल कराता है, वमन भी सिंगल कराता है, स्नेहन सिंगल कराता है, श्वेदन सिंगल कराता है, बस्ती भी सिंगल होती है, ठीक है। इन सब के पूर्व, विरेचन से पूर्व अगर हम स्नेहन करवाएंगे तो क्या होगा, वमन से पूर्व अगर हम स्नेहन करवाएंगे तो क्या होगा, श्वेदन से पूर्व अगर हम स्नेहन करवाएंगे तो क्या होगा। अब श्वेदन से पूर्व तो आपको पता चल गया कि स्नेहन करवाएंगे तो क्या हो गया, दोष जो होता है वो लीन दोष होता है वो लिक्विफाई हो जाता है। वमन से पूर्व अगर हम स्नेहन करवाएंगे तो क्या होगा, इसको कट कर, हाँ। श्वेदन से पूर्व हमने करवाया स्नेहन करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि दोषों का लिक्विफिकेशन हो जाता है, ठीक है। वमन कर्म के पूर्व हम क्या कराएं, मतलब क्या खिलाएं उसको कि वमन अच्छी तरीके से हो। तो देखो आगे लिखा हुआ है, ग्राम्य ओदक आनूप रसा स मांसे उत्कलेशनीय पैसा चवम्यम, ठीक है। रसे तथा जांगले सयुषे स्निग्धे कफा व्रति गिरीच, ओके। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि जब हम वमन कराते हैं तो वमन के लिए, वमन क्यों कराते हैं, कफ डिजीज में मोस्टली हम वमन कराते हैं, जिसका कफ बहुत ज़्यादा हो। जिसमें कफ होगा ही नहीं तो उसका वमन कैसे कर पाएंगे। इसलिए अगर अच्छे से कफ हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रात्रि पहले हम उसको या फिर सुबह हम उसको क्या कराते हैं, कफवर्धक आहार विहार का यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि वमन करने योग्य व्यक्तियों को एक दिन पहले ग्राम्य या जलीय या आनूर पशु पक्षियों के मांस या फिर मांस रस के साथ में दूध के साथ कफ का उत्कलेश करना चाहिए। विरेचन करने योग्य व्यक्तियों को जंगल पशु पक्षियों के मांस रस स्निग्ध यूष, जो कफ को नया बढ़ाने वाले हो, ऐसे यूषों के द्वारा मन को उत्कलेशित करना चाहिए। बात यह है कि वमन से पूर्व अगर कफ बढ़ा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वमन अच्छे से होगा। इसलिए हम एक दिन पहले कफवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं। और कफ जो है वो कौन बढ़ाता है, ग्राम्य या फिर जलीय आनूर पशु पक्षियों का मांस रस, ठीक है। उसके बाद में है विरेचन। विरेचन अच्छे से, उसके लिए हम क्या कराते हैं, उसके लिए हम कराते हैं जो कफ कम हो उसमें, ठीक है। कफ का मात्रा क्या होगा, कम होगा, उस ऐसे आहार विहार हम कराएंगे। तो कफ जंगल पशु पक्षी को जो मांस रस है वो कफ को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो हम उसका यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करने से क्या होगा, अच्छे से विरेचन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या याद करना है आपको, कुछ ऐसा याद रखना है, बस आपको एक नॉलेज के रूप में याद रखना है कि आपको पता रहे कि कफ वमन कराने से पूर्व हम कफवर्धक आहार विहार का सेवन कराते हैं और विरेचन कराने से पूर्व हम कफ जो ना हो, जिसमें कफ ना हो, उसका यूज़ करते हैं, ठीक। आगे आगे है कफ दोष या प्रकृति का संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। कफ प्रधान व्यक्ति को बिना किसी नष्ट के ही वमन हो जाता है, जिसमें कफ भर भर के होगा उसमें बिना किसी रस के वमन हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों के शरीर में
कफ जो है वो अल्प होता है, उसमें सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। सही बात है, ऊपर भी हमने ऐसे पढ़ा। कफ के अल्प होने पर वह द्रव्य अधोभाग से बाहर निकल जाता है। कफ अल्प होगा तो बेसिकली विरेचन होगा, और कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, वमन होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। पहले आपको ये याद रखो, इसको रेज कर देती हूँ मैं एक बार। आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना श्लेष्म उत्तर छर्दयति, श्लेष्म उत्तर छर्दयति है दुखम विरेच्यते, दुखम विरेच्यते। ठीक है, श्लेष्म यानी कफ, ठीक है, और कफ वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है, इजीली छर्दन हो जाता है, वमन हो जाता है। ठीक है, और जिनका मंदस्तु कफ होगा उनका इजीली विरेचन हो जाता है बिना किसी दुख के। ये लिखा हुआ है वमन के लिए, ये लिखा हुआ है विरेचन के लिए। मंदस्तु कफम ये विरेचन के लिए लिखा हुआ है, ये वमन के लिए लिखा हुआ है। कफे अल्पे वमनम, ये भी कफ के अल्प होने पर वमन हो जाएगा, ये भी किसके लिए लिखा हुआ है, वमन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये जो कफ अल्पे वमनम, अगर कफ अल्प होगा द्रव्य अधोभाग से बाहर निकल जाता है तो ये विरेचन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कफ कम होगा तो ये विरेचन होगा, और वृद्धि कफे में ऊर्ध्वभाग से वमन हो जाएगा। कफ अल्प होगा। देखो कंडीशन बनती है, मैं बताती हूँ। कफ अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो आप क्या करवाओगे, वमन ऊर्ध्वभाग से। कफ कम होगा तो आप क्या कराओगे, विरेचन अधोभाग से। तो उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चेस्ट में आपके बहुत सारा कफ भरा हुआ है तो आप विरेचन द्वारा उसको निकालोगे क्या, ऑब्वियसली बात है वमन द्वारा निकालोगे। ठीक है, कफ कम है इसका मतलब पित्त तो होगा, क्योंकि पित्त के लिए हम नॉर्मली विरेचन कराते हैं। तो कफ कम होगा, पित्त बढ़ा हुआ होगा तो विरेचन करवा देना। इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस कोटेशन में। ठीक है, बस ये देख लेना ये किसके लिए कौन सा क्या लिखा हुआ है। विमर्श पढ़ देती हूँ मैं। जब वक्ष प्रदेश में कफ अधिक भरा होता है तो दिया हुआ विरेचन द्रव्य अधोभाग में गमन नहीं कर पाता, वमन द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि वक्ष प्रदेश में कफ की न्यूनता रहती है तो औषधि नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है, और उससे लाभ नहीं हो पाता, इसलिए विचार किया जाता है कि व्यक्ति कफ प्रदान है कि नहीं। कफ प्रदान में वमन द्रव्य पिलाने से वमन शीघ्र ही हो जाता है। इसी प्रकार कफ की अधिकता में विरेचन भी नहीं हो पाता, मतलब प्रथम वमन उसके बाद विरेचन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि उचित रूप में स्नेहन का प्रयोग जिन व्यक्तियों में किया गया हो उन्हें बताए हुए नियमों के अनुसार वमन देना चाहिए। वमन हो जाने के बाद पेय विलेपी आदि क्रम का सेवन करना चाहिए उचित रूप में। मतलब इसमें ये है, ये वाला क्वेश्चन है कि वमन विरेचन के बाद में हम क्या कराते हैं, क्योंकि देखो आप संशोधन करवाओगे, संशोधन से क्या होता है, व्यक्ति का जो बल होता है वो क्या हो जाता है, हीन हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस बल को वापस से बढ़ाने के लिए हम संशोधन कर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो पेय आदि संशोधन कर्म की विधि हम आगे पढ़ेंगे। पेय विलेपी विलेपिम आकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्वेरित कषम क्रमेण सेवित विशुद्ध कायम प्रधान मध्य अवर शुद्धि अशुद्ध। मतलब ये है कि वमन आफ्टर वमन विरेचन हम संशोधन कर्म करवाते हैं। ठीक है, संशोधन कर्म में क्या क्या होता है वो हम बता रहे हैं। पेया होता है, विलेपी होता है, हम उसको
कृत यूष देते हैं, अकृत यूष देते हैं। कृत का यूष मतलब उसमें कुछ मसाले वगैरह डले हुए होते हैं, अकृत यूष होता है। ठीक है, उसके बाद में जो होता है प्रधान, मध्यम और अवर शुद्धि होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें करा देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। सबसे पहले हम करवाते हैं पेया का यूज़, फिर हम कराते हैं विलेपी का यूज़। विलेपी के बाद में हम कराते हैं अकृत यूष का प्रयोग, फिर करवाते हैं हम कृत यूष का प्रयोग। ठीक है, फिर उसमें हम करवाते हैं अकृत मांसरस का प्रयोग, फिर करवाते हैं हम कृत मांसरस का यूज़। ठीक है, अब ये जो संसेचन कर्म है वो होता है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग। ठीक है, मान लो जिस बंदे की प्रधान शुद्धि हो रखी है, प्रधान शुद्धि का मतलब अच्छा खासा हमने संशोधन करवाया, जिसकी मध्यम शुद्धि है और जिसकी अवर शुद्धि प्रवर शुद्धि है। प्रधान शुद्धि, इसको प्रवर भी बोल सकते हैं, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि। अवर को हम जघन्य भी बोल सकते हैं, यानी कि सबसे खराब शुद्धि। मध्यम शुद्धि, प्रधान शुद्धि। प्रधान शुद्धि का मतलब क्या है कि उसमें कुछ वमन के वेग होंगे, कुछ विरेचन के वेग होंगे। उसके बेसिस पे हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रधान में, मध्यम में और अवर का मतलब जघन्य में। प्रधान शुद्धि कब होगी? जैसे में वमन के वेग होंगे 8, ये लिख लेना। ठीक है, मध्यम शुद्धि कब होगी? जब वमन के वेग 6 आएंगे। और अवर शुद्धि कब होगी? जैसे में वमन के वेग 4 वेग आएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम इनको संसर्जन कर्म का यूज़ करवाते हैं। ठीक है, ये है प्रधान शुद्धि। प्रधान शुद्धि में 8, मध्यम शुद्धि में 6 और अवर शुद्धि में 4। 8, 6 और 4। ठीक है, अब है कि जो प्रधान शुद्धि है, एक बार है ना, मैं वापस से लिख के आपको बता देती हूँ अच्छे से। ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। ओके, देखिए प्रधान शुद्धि है, पहला। दूसरा है मध्यम शुद्धि और तीसरा हमारे पास है अवर शुद्धि। अवर को हम क्या बोलते हैं? जघन्य। ये वमन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये वमन की बात चल रही है फिलहाल। कितने कितने वेग बताए थे मैंने? प्रधान शुद्धि में 8 बताया था, इसमें 6 बताया था और इसमें 4 बताया था। प्रधान शुद्धि में वमन की द्रव्य की कितनी मात्रा बाहर निकलती है? जब वेग आते हैं तो 8 वेग में कितने वमन की मात्रा निकलनी चाहिए? 6 में कितनी निकलती है? 4 में कितनी निकलती है? ठीक है, जो जिसकी सबसे कम शुद्धि होगी, जिसके वेग एकदम कम आएंगे, उसमें सबसे कम ही वमन की मात्रा निकलेगी। तो उसमें सबसे कम वमन की मात्रा कितनी निकलेगी? 1%। 1% निकलेगी। फिर उसके बाद में मध्यम है, तो मध्यम शुद्धि में कितनी निकलेगी? उसमें 1.5% निकलेगी। ठीक है, और जो प्रधान शुद्धि है उसमें 2% निकलेगी, यानी 1, 1.5 और 2। ठीक है, 1, 1.5 और 2 ईजिली याद हो जाएगा। सबसे कम वाले में सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले में सबसे ज़्यादा, यानी 2। ठीक है, और कब तक हम वमन कराते हैं? जब तक आंतिकी, मतलब कि अंत में जब तक पित्त ना आ जाए।
पित्तांत, पित्तांत, पित्तांत। ठीक है, एक बार वापस देख लो। प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि, उसको जघन्य शुद्धि बोलते हैं। प्रधान शुद्धि में 8 वेग होना चाहिए, मध्यम में 6 और अवर में 4। ठीक है, और प्रधान शुद्धि में वेग ज़्यादा है तो वमन द्रव्य की मात्रा भी ज़्यादा निकलेगी, 2 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 1 प्रस्थ। पित्तांत इसका वो है, लिख लीजिए, उसके बाद में मैं इरेज करूँगी। ठीक है, अब देखो विरेचन का। ठीक है, सेम शुद्धि होगी, जघन्य, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अवर, प्रवर। ठीक है, सेम। जघन्य में विरेचन के कितने वेग आएंगे? सबसे कम वेग आएंगे 10, मध्यम में कितने आएंगे 20, प्रवर में कितने आएंगे 30। ठीक है, मतलब विरेचन के वेग हमारा वो ज़्यादा ही संशोधित हो गया, 30 विरेचन के वेग आना कम बात नहीं होती, पूरी तरीके से बलहीन हो जाएगा। इसलिए हम इन लोगों को ज़्यादा दिनों तक संसर्जन गर्म का यूज़ करवाते हैं। ठीक है, तो 10, 20 और 30। ठीक है, अब है मात्रा। ठीक है, अब विरेचन के लिए कितनी मात्रा हम इसको देते हैं वो देखो बल पे डिपेंड है। जिनका बल कम होगा उनमें शुद्धि कम होगी, और जिनका बल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वमन की मात्रा पिएंगे। ठीक है, तो इसमें होगा 2, इसमें हो गया 3 और इसमें हो गया 4। ठीक है, और कब तक पीता है ये कफांत, जब तक कफ ना निकल जाए तब तक। तो जघन्य में 10, मध्यम में 20, प्रवर में 30 वेग हो जाएंगे, और 2, 3 और 4 है। ठीक है, और आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं, और हाँ ये भी देख लीजिए, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना 3 अन्न निकाल, 2 अन्न निकाल और 1 अन्न निकाल। ठीक है, तो इसमें जब हमने पढ़ा था प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि, तो प्रधान शुद्धि में 3 अन्न निकाल तक करवाते हैं, और मध्यम शुद्धि में 2 और अवर शुद्धि में 1 अन्न निकाल। ठीक है, अब देखो प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि के लक्षणों का निर्देश हम आगे करेंगे। प्रधान शुद्धि में संशोधन में प्रधान शुद्धि के द्वारा शुद्ध पुरुष 3 अन्न निकाल में पेया का यूज़ करेंगे। सबसे पहले पेया थी तो 3 अन्न निकाल में पेया करेंगे, 3 अन्न निकाल में ही विलेपी करेंगे, 3 अन्न निकाल में आकृति यूज का यूज़ करेंगे, और 1 में, क्योंकि ये दोनों जो मिला के हैं वो 3 अन्न निकाल होता है। ठीक है, 3 अन्न निकाल होता है, तो आकृत यूज जो करेंगे वो 2 में करेंगे, और कृत यूज का यूज़ हम 1 करेंगे, क्योंकि तीनों का ये गलत है। मतलब 3 अन्न निकाल में दोनों में मिला करके। ठीक है, तो कृति यूज का यूज जो हम वो है वो 2 दिन तक करेंगे, और आकृत यूज का यूज़ हम 1 दिन करेंगे। 1 अन्न काल में आकृत यूज का यानी बिना मसाले का, और कृत यूज में मसाले के साथ यानी कि संस्कार। ठीक है, यूज की मात्रा 2 काल में, 3 अन्न काल में आकृत और कृत मात्रा की सेम यूज की तरह। ठीक है, मतलब ये टोटल कितने होंगे 12 निकाल हो जाएंगे। सामान्यतः सायकाल में कफ के क्षीण होने पर तथा जठराग्नि के प्रदीप होने पर पथ्य दिया जाता है। जिस दिन पथ्य प्रारंभ किया जाए उस दिन सायकाल एक बार ही पेया पिलानी चाहिए। सुबह हमने औषधि पिलाई तो मतलब सुबह हमने अगर इफ करवाया तो शाम को हमने पेया पिलानी है, दूसरे दिन सुबह सायकाल में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, प्रधान शुद्धि से शुद्ध पुरुष के लिए 7 दिन तक संशोधन गर्भ चलाया जाता है। मध्यम शुद्धि में संशोधन मध्य में 2 काल और 2 हो जाएगा, और अवर शुद्धि में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिस्टम है। कई लोगों को संशोधन समझ में नहीं आता है। मैं जब थी फाइनल ईयर में तब मुझे भी नहीं आता था, 3rd ईयर में भी नहीं आता था।
तो बहुत मुश्किल होती थी इसको समझने के लिए। पे आता है विलेपी, विलेपी के बाद अकृत, कृत, यूष है ये, ठीक है। अकृत मांसरस और उसमें कृत मांसरस, ठीक है। अब हम सबसे पहले बताएं प्रधान शुद्धि वालों को, ठीक है। ये टेबल मान लो, वमन द्रव्य हमने आज मिलाया है सुबह, ठीक है। तो वमन करने के बाद में संशोधन करना होता है ना, तो वमन की जिस दिन हमने करवाया है उस दिन की शाम को ये AM लिख देते हैं और ये PM लिख देते हैं, ठीक है। तो AM में तो वमन हो गया और PM में हमको पिलाना है पेया, ठीक है। ये फर्स्ट डे है, ठीक है। सेकेंड डे में हमको क्या पिलाना है, पेया पेया। फिर थर्ड डे में हमको पिलाना है, 3 बार हो गया, 3 अन्नकाल बताया था ना प्रधान शुद्धि वालों को, 3 अन्नकाल तक। अब हो गया अकृत यूष, कृतयूष, ठीक है। फोर्थ डे पे कृतयूष, 3 हो गया। अब है कृत के बाद में अकृत मांसरस, अकृत मांसरस, अकृत सॉरी कृत मांसरस, यहाँ पे भी कृत मांसरस। कितना हो गया, 5th डे, ठीक है। फिर उसके बाद में 6th डे पे क्या है, 6th डे पे कृत मांसरस। मैंने भी लेके छोड़ दिया ना, तभी मैं सोचूं, तो ठीक है। कोई नहीं, दैट्स ओके, हो जाता है कभी कभी गड़बड़। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फर्स्ट डे, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th। 7th क्यों लिख रही हो वो बाद में आपको पता चल जाएगा। ये AM है और ये PM है। फर्स्ट डे पे वमन हमने हो गया, तो उसके बाद में हम यूज़ कर रहे थे पेया का, 3 अन्नकाल है तो पेया का यूज़ करना है, पेया का यूज़ करना है। उसके बाद में 3 अन्नकाल तक विलेपी का यूज़ करना है, विलेपी का यूज़ करना है, और यहाँ पे भी विलेपी का यूज़ करना है। फिर हमारे पास था अकृत यूष था, उसके बाद में कृत यूष आएगा और कृत यूष आएगा, क्योंकि तीनों को मिला करके 3 अन्नकाल होना चाहिए। तो अकृत हम 1 बार देते हैं और कृत यूष हम 2 बार देते हैं। उसके बाद में हमारे पास है मांसरस, तो अकृत मांसरस, ठीक है, कृत मांसरस, कृत मांसरस, ठीक है। उसके बाद में शाम को एंडिंग होती है, रेस्ट करने के लिए उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रधान शुद्धि वालों को, ये जो हमने लिखा है वो प्रधान शुद्धि वालों बंदों के लिए लिखा है, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम मध्यम शुद्धि वालों को, मध्यम शुद्धि में कितने काल थे, 2 काल थे ना, तो इसमें पेया 2 काल तक हो जाएगा, विलेपी 2 काल तक हो जाएगा, कृतयूष और अकृतयूष आएगा, ठीक है, दोनों को मिला के 2 अन्नकाल। और इसमें भी हमारे पास कृतयूष और अकृत मांसरस और अकृत मांसरस आएगा, ये सब चीज़ें हैं। मैम बोलेगी मैम अवर में क्या करें, सब तो 1 अन्नकाल है। हाँ, तो अगर 1 अन्नकाल है तो हम उसमें अकृत छोड़ देते हैं, कृत का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलता है, आगे देखो, आगे ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना।
सिक्ति रहितो मंडः पेय सिक्त समन्वितम यवागो बहुसिक्ता। ये आपको पता होना चाहिए क्या है कि जो मंड है, मंड में क्या होना चाहिए, चावल नहीं होते। हम बोलते हैं चावल का मांड। चावल का मांड मतलब चावल का पानी, ठीक है। उबालने के बाद में जो चावल का पानी बचता है वो मंड है, ठीक है। उसके बाद में पेया में क्या होता है, सिक्त और चावल की इक्वल क्वांटिटी होती है। जैसे खिचड़ी होती है ना, एक बार वैसे नहीं, दोनों की मिक्स क्वांटिटी, पानी भी बराबर होता है और चावल भी बराबर होता है। उसके बाद में यवागो में क्या होता है, चावल। जैसे खिचड़ी टाइप होती है ना, तो यवागो में चावल ज़्यादा होता है, ठीक है। और विलेपी में क्या होता है, विरल द्रवा, ओनली फॉर लिक्विड। चावल कम और लिक्विड बहुत ज़्यादा। सिर्फ लिक्विड नहीं होता, फिर तो वो बांड हो जाएगा ना। चावल होता है लेकिन उसमें लिक्विड की मात्रा, लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब आगे देखो संसर्जन क्रम से क्या लाभ है। ये रेफरेंस के बेसिस पे आपको देख लेना, रेफरेंस आ सकता है। यथा अणु अग्नि तृण गोमय आते संशुद्ध्यमाणो भौति क्रमेण महान स्थित सर्व पचती एव शुद्धस्य पेयादि अंतःग्नि। मतलब ये है कि जैसे घास फूस होता है उसमें मतलब अगर हम गोहरी को रख के या फिर राख को रख के या तृण को रख के जैसे ही हम हवा करते हैं तो अग्नि जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम वमन विरेचन के प्रयोग के बाद में व्यक्ति बलहीन हो जाता है, जठराग्नि उसकी कम हो जाती है, अग्नि उसकी कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम संसर्जन गण का यूज़ कराते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि का लक्षण मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, तो इसमें हम नहीं बताएंगे। अब ये है कि थर्ड क्वेश्चन का क्या है कि उत्तर सम्यक वमन का लक्षण क्या है। सम्यक वमन का लक्षण क्या है कि वमन अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा कि वमन अच्छे से हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा कि क्रमात् कफ पित्तम अथा अनिलस्य यशस्यति सम्यक वमितम स इष्टम हृत पार्श्वमूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघु विद्वेपी च लक्ष्यमाणम। जब हम वमन पिलाते हैं उसके बाद में वेग आते हैं, ठीक है, तो लास्ट में क्या आता है, पित्त, ठीक है। पित्त आ गया, उसका मतलब क्या होता है, शुद्धि हो गई, ठीक है। तो क्रम से क्या निकलेगा, पहले कफ निकलेगा, क्योंकि हम वमन में कफ ही तो निकालते हैं, कफ उबाड़ते हैं, तो सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर उसके बाद में पित्त निकलेगा और अंत में वायु का मिश्रण होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, हृद पार्श्व मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, यानी कि हृदय में, पार्श्व में, मस्तक में और इंद्रिय के मार्गों की एकदम शुद्धि हो जाएगी। जो कफ था वो सारा कफ निकल जाएगा, तो हमको लाइटनेस फील होगा, बॉडी में हल्कापन फील होगा, लघु फील होगा, ठीक है। तो क्रम से अगर कफ पित्त वात निकले और हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय इनकी शुद्धि हो और शरीर में या देह को लघुता फील हो, तो इसका मतलब है वो सम्यक वमन हो गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ठीक है, वरना ट्रिक है इसकी, ठीक है। कपीवा का मतलब क्या है, क्रम से कफ पित्त और वात निकले, कपीवा क्रम से कफ पित्त और वात निकले, ठीक है। HP मिशल का मतलब है हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्धो और लघु, ठीक है। उसके बाद में है कफ वमन की हीन योग का लक्षण। कैसा पता चलेगा कि वमन जो है अच्छे से नहीं हुआ हो। कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और वमन उसका अच्छे से नहीं हुआ हो, तो उसको क्या होगा, स्फोट कोट कंडू हृदय शाखा विशुद्धि गुरु गात्रता च। पहले तो आप ये समझो कि जब दोष होते हैं, वमन अच्छे से कब होता है, जब दो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं और कोष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। अगर मान लो दो शाखा में रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वमन अच्छे से नहीं हुआ हो। तो शाखा किसे बोलते हैं, रक्त त्वचा आदि,
को हम क्या बोलते हैं, शाखा। इसका मतलब है कि दो शाखा में रह गए तो त्वचा और रक्त आदि रोग हो जाएंगे। क्या बोल रही हूँ मैं कि जब दो शाखा में रहते हैं, जब हम वमन द्रव्य पिलाते हैं तो दो शाखा से कहाँ जाता है, कोष में जाता है, और कोष से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर दो शाखा में प्रेजेंट रहेंगे तो इसका मतलब है कि वमन अच्छे से नहीं हुआ, वमन औषधि या वमन द्रव्य हमने अच्छे से नहीं पिलाया, जिससे कि दोष हमारी शाखा में ही है। और शाखा में अगर दोष प्रेजेंट होंगे तो शाखा किसे बोलते हैं, रक्त त्वचा आदि धातु, रक्त त्वचा आदि धातुओं को हम क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि रक्त और त्वचा आदि क्या हो जाएंगे, रोग उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो है इसमें क्या हो जाएगा, स्पॉट स्किन डिजीज, स्किन डिसऑर्डर। तो स्पॉट कोट कंडू, ठीक है, और हृदय शाखा विशुद्धि गुरुवातता, यानी हृदय और शाखा में क्या हो जाएगी, अशुद्धियाँ बनी रहेगी, यानी कि वो हैवीनेस फील होगा और बॉडी में हैवीनेस फील होगा। मतलब जब कफ निकलेगा ही नहीं तो बॉडी लाइट फील तो होगी नहीं, हैवी फील होगी, तो हृदय शोथ भारी प्रतीत होने और स्किन डिजीज हो जाएगी, स्पॉट कोट और खुजली। उसके बाद में वमन के अतियोग, बहुत ज़्यादा हमने ड्रग्स पिला दी, औषधि द्रव्य पिला दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वमन हो गया, तो उससे क्या होगा, जब आप सारी चीज़ें बाहर निकाल देंगे, कुछ ज़्यादा ही वमन हो जाएगा, काफ़ी सारे वमन के वेग आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, औषधि द्रव्य ज़्यादा पिला दी या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जब सारी चीज़ें हमारे बॉडी में कभी कुछ रहेगा ही नहीं तो हमको लोनली सा फील होगा, एकदम अजीब सा फील होता है। मतलब जैसे हम गिर जाएं, चक्कर खा के गिर जाएं, अंधेरा सा छाएगा पूरे शरीर में, ठीक है, ऐसे फील होगी ना, ऐसा ही फील होता है ना। तो सेम यही है कि वमन जब अधिक हो जाता है तो उससे हम क्या लगती जाती है, प्यास लगती है, तृष्णा, मोह है, मूर्छा, अनिल कोप, वात बढ़ जाएगा, निद्रा बलादि हानि, वमने आती जैसा। मैंने बताया था कि जब हम किसी चीज़ पूरे मेरी बॉडी में से सारी चीज़ें निकाल दो, आप जो मेरे सारे न्यूट्रिशन था, सब कुछ था, सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है, तो मुझे कैसे फील होगा, मुझे बेचैनी से फील होगी ना, नींद नहीं आएगी, बेचैनी फील होगी, क्योंकि वात बढ़ जाएगा, कफ भी आपने निकाल दिया, पित्त भी आपने निकाल दिया, तो पूरे शरीर में बचा क्या, वात बचेगा ना। तो वही है तृष्णा, मोह, मूर्छा, अनिल कोप, निद्रा बलादि हानि, ठीक है, ये है वमन का अतियोग। तृष्णा, मूर्छा, मोह, अनिल कोप, निद्रा बलादि हानि। अब है कि विरेचन के सम्यक योग का लक्षण। अब हम पढ़ेंगे विरेचन का सम्यक योग, कि कैसे पता चलेगा कि विरेचन अच्छे से हो गया हो, ठीक है। तो विरेचन अच्छे से हो गया हो, उसके लिए श्रोतो विशुद्धि, श्रोतस एकदम शुद्ध हो जाएंगे, इंद्रिय संप्रसादों, इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है, इंद्रिया जो होगी वो उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, और लघुत्वम, ऊर्जा, ठीक है, बॉडी जो होगी एकदम लघु फील होगी, ठीक है, ऊर्जा, उत्साह उनको प्रतीत होगा, अग्नि अनाम्यम त्वम, यानी अग्नि बढ़ जाएगी, विट्ट पित्त कम से विट्ट पित्त कफ निकलेगा, और सम्यक विरक्त से भवेत क्रमे। नहीं समझ में आ रहा, वापस से देखो। विरेचन का सम्यक योग हो गया, उचित रूप में विरेचन हो गया, तो क्या हो जाएगा, श्रोतों की विशुद्धि, श्रोतस की शुद्धि, इंद्रिय संप्रसाद, और इंद्रियों की एकाग्रता, ठीक है, लघुता, बॉडी हल्की फील होगी, उत्साह हमको फील होगा, अग्नि बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्रम से क्या निकलेगा, पहले पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, फिर वात निकलेगा। वमन में क्या निकल रहा था, कफ, पित्त और वात, ठीक है। तो सीला से आप याद रख सकते हो, सीला, शीला होती है, ये सीला है, सीला, ठीक है, सिलसिला वाला सीला मान लो, ठीक है। तो एस से क्या हो जाएगा, श्रोतो विशुद्धि, श्रोतस की शुद्धि, आई से इंद्रिय संप्रसादो, एस से लघुता, और ए से अग्नि बढ़ जाएगी, सीला, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, श्रोतों की शुद्धि,
आई से क्या होगा, इंद्रिय संप्रसाद, इंद्रिय संप्रसादो। एल से लघु और ए से अग्नि। विरेचन के अयोग का लक्षण, विरेचन उचित रूप में नहीं हुआ तो क्या क्या होगा, शात श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोपो, यानी कि कफ पित्त और वायु का क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। अगर विरेचन उचित रूप में नहीं हुआ तो तीनों दोष जो है वो कुपित हो जाएंगे। ठीक है। अग्नि गुरुता, अग्नि जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। और क्या हो जाएगा, शरीर में गुरुता हो जाएगी, भारीपन हो जाएगा। ठीक है। प्रतिशाय हो जाएगा, तंद्रा, प्रतिशाय, तंद्रा, छर्दी, अरोचकम, भोजन में अरुचि, वमन, ये सारी चीज़ें हैं। विरेचन कब कराते हैं, जब कफ होता है वो मंद होता है। ठीक है। उस कंडीशन में विरेचन कराते हैं। और अगर बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो विरेचन कराते हैं। अगर वमन विरेचन जो है वो अच्छे से हुआ ही नहीं तो क्या होगा, तो ये होगा कि कफ पित्त और वायु का प्रकोप हो जाएगा। तीनों दोष जो होते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। अग्नि जो है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अग्नि मंद हो जाएगी, शरीर में क्या हो जाएगा, हैवीनेस हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, प्रतिशाय हो जाएगा, तंद्रा हो जाएगा, छर्दी हो जाएगा और अरुचि प्रदान होगी। ठीक है। और वायु का अनुलोमन नहीं होता है। ठीक है। वातानुलोम्यम नेचर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको रखना है कि त्रिदोष का कुपित हो जाएगा, प्रतिशाय हो जाएगा, वातानुलोमन नहीं होगा। और बाकी तो आपको पता है कि अग्नि मंद हो जाएगी। ठीक है। और बॉडी जो होती है वो बूढ़ी हो जाएगी। आगे देखो विरेचन के अतियोग का लक्षण। अगर हमने ज़्यादा ही विरेचन करा दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ज़्यादा विरेचन करते वो सेम चीज़ है कि ना तो कफ रहेगा ना पित्त रहेगा। ठीक है। तो कफ, रक्त और पित्त का क्षय हो जाता है। ठीक है। जिससे क्या हो गया, वात अगर बढ़ जाएगी तो वायु कुपित होकर के शरीर में शून्यता, अंगमर्द, क्लम, कंप, निद्रा का नाश, बलक्षय और आंखों के सामने अंधेरे का प्रवेश, उन्माद और हिक्का उत्पन्न होने लग जाता है। याद का करना है। देखो कफ, हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे, विरेचन के अतियोग का लक्षण पढ़ रहे थे कि विरेचन अगर अधिक रूप में हो जाए तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इससे क्या हो जाएगा, त्रिदोष जिसमें जो कफ है, रक्त है, पित्त है, और उनका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और क्या होता है, वायु कुपित हो जाएगी। और वायु कुपित होकर क्या होगा, ये आपको पता है, सुप्ति अंग, अंगमर्द वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में है, मेनली हमको क्या याद रखना है इस चीज़ों में, हमको क्या याद रखना है, हमको इसमें याद रखना है तमा प्रवेशा। ठीक है। और उन्माद और हिक्का कुछ याद रखना है। विरेचन के अतियोग में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, तम प्रवेश, उन्माद और हिक्का। ठीक है। तम प्रवेश, उन्माद और हिक्का। ठीक है। आगे हम देखते हैं। रुकिए। आगे हम पढ़ते हैं बस्ती कल्पना। बस्ती हम कब कराते हैं, स्नेहन श्वेदन के बाद में, जब वमन विरेचन कराते हैं। फिर संसर्जन कब कराते हैं, 7 डेज तक नॉर्मली। ठीक है। तो हमें क्या है, नवेदित घृत पिलाना चाहिए। ठीक है।
या फिर अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। स्नेहन बस्ती अनुवासन बस्ती होती है। तो देखो बस्ती कब करानी चाहिए, 90 दिन करवानी चाहिए, ठीक है। फिर जब हम अनुवासन बस्ती देते हैं तो उसके तीसरे दिन पे जो मनुष्य अत्यधिक भूखा न हो, शरीर में तेल की मालिश किया जाओ, उसे नीरू बस्ती देते हैं। यानी कि अनुवासन बस्ती हम देते हैं, उसके आफ्टर 3 डेज हम देते हैं नीरू बस्ती, ठीक है। जब बस्ती को 10 निकल जाए तो जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ भोजन देना चाहिए। रोगी के दोष और बल को ध्यान में रखते हुए जो आहार उसके लिए उचित हो वह खाने के लिए देना चाहिए। इसके बाद अनुवासन करने योग्य पुरुष जो अत्यधिक भोजन न किया हो तो उसे उसी दिन रात्रि में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वमन विरेचन हो गया, संसर्जन कर्म हो गया, 9th डे पे हमें घी पिलाना है, अनुवासन बस्ती देनी है, उसके 3rd डे पे हमको नीरू बस्ती देनी है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुवासन बस्ती प्रयोग काल कि अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। शीते वसंते च दिवा अनुवासनी, यानी कि शीत और वसंत में। शीत का मतलब यहाँ पे है शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। देखो शिशिर और हेमंत, शीत का मतलब यहाँ पे क्या है, शिशिर में, हेमंत में, और वसंत ऋतु में हमें कब देना चाहिए, दिन में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठंड रहती है ना उस टाइम, तो ये मान के चलो कि ठंड रहती है तो हमें दिन में देना चाहिए। फिर है शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में रात्रि में देना चाहिए क्योंकि गर्मी रहती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है शीते वसंते, शीत और वसंत में कब देना है, दिन में, और अदर वाली जो ऋतु है उनमें रात में देना है। फिर 5वें प्रश्न का उत्तर क्या है, नीरू बस्ती के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। बस्ती वय स्थापिता, वय स्थापना नाम, वय से स्थापना नाम, वय से वय से पराम, स्थापनी पराम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना, वय स्थापना नाम, वय से स्थापना नाम, ठीक है। तो वय स्थापिता यानी वय स्थापक को होना बस्ती, ठीक है। तो बस्ती क्या करती है, वय को स्थापित करती है, आयु को स्थिर रखती है। सुखायु बल अग्नि मेधा स्वर वर्ण कृच, सुखायु बल अग्नि और धारण शक्ति स्वर वर्ण को देने वाली होती है। सर्वार्थकारी शिशु वर्धयु नाम, यानी कि क्या करती है, सभी कार्यों को सिद्ध करती है। शिशु, वृद्ध और जवान व्यक्तियों के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है, कोई उपद्रव नहीं होता, सर्वगता अपहश्य और सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वित्त श्लेष में पित्त अनु मूत्र कर्षी, और क्या होता है, मल कफ पित्त वायु मूत्र को बाहर निकालने वाली होती है। द्राढ़या का मतलब होता है शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करती है। शुक्र बलश्य प्रदश, शुक्र को बल को बढ़ाती है। विश्व स्थितम दोषचयम निरस्य सर्वान विकारण संसेत निरूप है, यानी बस्ती क्या होती है, संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों को क्या करती है, निकालती है, संचित करके निकालती है और सभी प्रकार के रोगों का शांत करती है, ठीक है। याद क्या करना है, याद है करना है जो पिंक में हाईलाइट है ना वो सब। बस्ती वय स्थापना, बस्ती क्या होती है, वय स्थापना, ठीक है। तो आपको याद रखना है बस्ती वय स्थापिता, बस्ती वय स्थापित करती है। उसके बाद में सर्वगदा पहश्य, संपूर्ण रोगों को क्या करती है, नाश करती है। सर्वार्थकारी, ठीक है, सर्वार्थकारी मतलब कि सारे कार्य को सिद्ध करती है। वित्त श्लेष में पित्त अनिल मूत्र कर्षी, और क्या करती है, मल कफ पित्त अनिल को बाहर निकालती है। उसके बाद में सर्वान विकारान संशेत निरू है, और सभी प्रकार के रोगों को क्या करती है, शांत करती है। तो बस्ती वय स्थापिता है, ठीक है, सर्वार्थकारी है, सर्वगतापहश्य है, वित्त श्लेष में मूत्र कर्षी है, और सर्वान विकारान संशयित निरू है, ठीक है। उसके बाद में है अनुवासन बस्ती का गुण। ये तो है नीरू बस्ती का गुण कि नीरू बस्ती क्या होती है, बस्ती वय स्थापित करती है, सर्वार्थकारी होती है, सर्वगतापहश्य होती है, वित्त श्लेष में पित्त अनिल मूत्र को कर्षण करती है, और सर्वान विकारान संक्षेप निरू है, ठीक है। फिर उसके बाद में है अनुवासन बस्ती।
अनुवासमस्ति तेलीमत्ति स्नेहमस्ति तो क्या करती है, देह निरूहेण विशुद्ध मार्गे सा स्नेहम वर्ण बल प्रदम च। ठीक है, तो निरु क्या करती है, शरीर के श्रोतशु को शुद्ध करती, विशुद्ध मार्ग यानी कि शरीर के श्रोतों को शुद्ध करके। ठीक है, स्नेहनम बल वर्ण बल प्रदम च है, यानी कि बल और वर्ण को उत्पन्न करती है। ठीक है, अनुवासमस्ति क्या करती है, मार्ग को शुद्ध करती है और स्नेहन और वर्ण बल को प्रदान करती है। न तेलात् तेल दानात् परम अस्ति किंचित द्रव्यम विशेषण समीरणार्थे। मतलब इसका मतलब है कि ठीक है, समीर का मतलब होता है वात, समीर का मतलब क्या होता है, वात। ठीक है, वात रोग से पीड़ित या फिर वातजन्य वेदना या वातजन्य विकार। ठीक है, न तेल दानात परम अस्ति, यानी कि तेल नहीं है। ठीक है, किंचित द्रव्य यानी और कोई द्रव्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि वातजन्य वेदना या वात से रोग पीड़ित या फिर वातजन्य विकारों को शांत करने के लिए तेल से बढ़कर और कोई अन्य द्रव्य नहीं है। तेल का यूज आ रहा है तो मतलब अनुवासमस्ति है। स्नेहनम रोक्षम लघुता गुरुत्वात् उष्णायाच शीत पवन शेहत्वा, क्योंकि क्या करता है, तेल जो होता है अपने स्नेहन गुण के कारण वायु की रुक्षता को, ठीक है, और लघु और गुरु गुण के कारण, मतलब गुरु गुण के कारण वायु की लघुता को और उष्ण वीर्य होने से वायु की शीतलता को। पूछ सकता है कि तेल जो है वो बेस्ट क्यों होता है वात विकार में, ऐसे क्या गुण होता है उसमें। तो तेल में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। स्नेहन होता है तेल, तो स्नेहन के कारण क्या कर देगा, रुक्षता को, जो क्योंकि वायु रुक्षता होती है, ड्राई होती है, तो उसको मॉइस्चर प्रदान करेगा। तो स्नेहन गुण के कारण वायु की रुक्षता को करेगा। गुरु गुण है तो हैवी होते हैं ना तेल, तेल की गुरु गुण के कारण क्या होती है, वायु की लघुता को शांत करेगा। तेल हैवी रहता है तो वायु लाइट रहती है, तो वायु को लघुता को शांत करेगा। और तेल क्या होता है, उष्ण वीर्य होता है, तेल उष्ण वीर्य होता है ना, तो वायु की शीतलता को नष्ट कर शीघ्र ही मन में प्रसन्नता को देता है। ठीक है, अब आगे देखो, मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमम, मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमम शात अनिल कोमल पल्लव अग्रयम काले महान पुष्प फल प्रदर्शित तथा नरम शात अनुवासनेन। ये आपको रेफरेंस आ सकता है कि किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके बारे में दिया गया है, अनुवासमस्ति के बारे में दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार, ये देखो जहाँ से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जिस प्रकार पेड़ के मूल को यहाँ से, मुझे क्या है एक बार बता देना, चलो मैं देख लेती हूँ बुक से क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार पेड़ के मूल में जल छोड़ने से, इसमें लिखा हुआ है जल छोड़ने से पेड़ नीले वर्ण की पत्ती वाला तथा कोमल पत्ती उसके अग्रभाग में हो जाती है तथा वह पेड़ समय पर बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा एवं फूल और फल देने वाला होता है। यानी कि वही है कि कोई छोटा पेड़ होगा, हम उसमें पानी देंगे तो बड़ा होगा, उसको ग्रोथ करेगा, उसमें फल फूल आएंगे, ठीक है, मॉइस्चर होगी, कोमल पत्तियाँ निकलेंगी। उसी प्रकार से है अनुवासमस्ति। अगर अनुवासमस्ति का यूज करेंगे और साथ में वो स्नेहन बस्ती होती है तो उससे क्या होगा, मनुष्य महान अनेक संतानों वाला और स्वस्थ होगा। ठीक है, काले महान पुष्प फल प्रदम नरः शात अनुवासने। तो अब इसमें याद क्या करना है, अनुवासमस्ति का क्या गुण है, देह निरूहेण, जो मैंने लगा रखा है ना, सिर्फ वही आपको याद करना है। ठीक है, आपको याद रखना है सम स्नेहनम बल वर्ण प्रदम च, उसे बल वर्ण प्रदान करता है। ठीक है, और न तेलात परम
बस्ती किंचित द्रव्यम विशेषणम समेनात्, यानी कि तेल से बढ़कर के वायु विकार को दूर करने वाला और कोई द्रव्य नहीं है। फिर उसके बाद में ये उपमा जो बताई गई है कि मूले निषिक्तो ही यथा ध्रुवम शाद अनिल छद्दक कोमल, यानी कि मूल में अगर हम पानी देंगे तो पेट बड़ा होगा, कोमल पत्तियाँ आएंगी उस पर, ठीक है। उसी प्रकार से अनुवासन बस्ती है, अनुवासन बस्ती का यूज़ करेंगे तो व्यक्ति जो होगा स्वस्थ होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बस्ती के सामान्य गुण। ठीक है, आगे देखिए, बस्ती के क्या होते हैं सामान्य गुण। इसकी सिर्फ हमको हिंदी रीड करनी है कि जिन व्यक्तियों का शरीर जकड़ गया हो, संकुचित हो गया हो, जो व्यक्ति पंगु हो गया हो, हड्डियाँ टूट गई हो, जिनके शरीर में वेदना होती है, जिनकी शाखाओं में कुपित वायु गमन करती हो, ऐसे व्यक्तियों में विशेष रूप से बस्ती का प्रयोग उत्तम रहता है, ठीक है। बस्ती के प्रयोग की योग्य रोगी कौन है? उदर में अगर आद्यमान हो, पेट में कोई आद्यमान हो, फूला हुआ हो, मल में गांठ या कंडी होने पर, उदर में शूल होने पर, भोजन में अरुचि होने पर तथा इसी प्रकार के अन्य जो कोई भी रोग पेट में होते हैं उन सभी रोगों में बस्ती का यूज़ करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? गर्मी में पीड़ित व्यक्तियों में शीतल द्रव्यों के द्वारा शीतल बस्ती तथा शीत से पीड़ित रोगी में ईषद उष्ण बस्ती का यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी लगेगी ना, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? शीतल बस्ती देंगे शीतल द्रव्य के द्वारा। और ठंडी है तो ठंडी में क्या करेंगे? उष्ण बस्ती देंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट है, जो दोष होगा ना उसके विपरीत गुण वाले औषध द्रव्य से बस्ती का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो उष्ण है तो शीत का, और शीत है तो उष्ण का। बस आगे देखिए, ब्रंगण बस्ती का निषेध, कि ब्रंगण बस्ती किसमें नहीं देते हैं? ब्रंगण का मतलब जो बॉडी में ब्रंगण प्रदान करे, हैवीनेस वाला प्रदान करे। तो आपको क्या लगता है कि ब्रंगण बस्ती का यूज़ हम कब कराते हैं? संतर्पण जन्य व्याधि होती है, संतर्पण में क्या कराते हैं? हम खिलाते पिलाते मस्त है, ठीक है। तो अपतर्पण जन्य वाले को, ठीक है, तो जो भी संतर्पण जन्य वाले जो भी डिजीज़ है ना, जो भी रोग है, उसमें हम ब्रंगण बस्ती का निषेध कराते हैं, ठीक है। देखो, कुष्ठ प्रमेह आदि रोगों में, कुष्ठ प्रमेह आदि रोगों में मेदस्वी पुरुषों में ये क्या है? संतर्पण जन्य विकार है ये, ठीक है। तो कुष्ठ प्रमेह आदि रोगों में, मेदस्वी रोगों में, जो मोटे हैं, ठीक है, जो अन्य विशोधन करने वाले रोगों में या फिर शोधन करने वाले करने योग्य पुरुषों में ब्रंगण बस्ती का यूज़ नहीं करना चाहिए। शोधन करने वाले जिसमें हम वो पहले से ही मोटे हैं, ठीक है, और उनमें ब्रंगण बस्ती दे देंगे और डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसको शोधन कराना है, ठीक है, उनमें ब्रंगण बस्ती नहीं देते हैं। जो प्रमेय है उनमें नहीं देते हैं, कुष्ठ और मेदस्वी पुरुष उनमें नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रमेय आदि से अरोचक, तंद्रा, श्रीपद आदि रोगों का ग्रहण किया। प्रमेय आदि लिखा हुआ है ना, तो उसमें आदि और भी डिजीज आती है जिसमें अरुचि, तंद्रा, श्रीपद आदि रोगों का ग्रहण करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है कि ब्रंगण बस्ती का निषेध किसमें करता है? कुष्ठ में, प्रमेह में, ठीक है, मेदस्वी पुरुषों में, शोधन कराने वाले पुरुषों में, और साथ में अरोचक, तंद्रा और श्रीपद। मस्त के भी याद रख लेना, ठीक है, अरोचक, तंद्रा, श्लीपद, ठीक है, ये सही कुष्ठ प्रमेय याद रख लेना, और इसे मेदस्वी पुरुष। तो मस्त के से आप ट्रिक बना के याद कर लेना। आगे है निरू बस्ती का निषेध, कि किसमें निरू बस्ती नहीं करानी चाहिए। हमने ब्रंगण बस्ती का देख लिया, अब हम निरू बस्ती देखते हैं। क्षीण शताना, जो एकदम ही क्षत हो गए हैं, ठीक है, और उरक्षक से पीड़ित, राज्यक्षमा से पीड़ित, अत्यंत दुर्बल, मूर्छा रोग से पीड़ित, वमन विरेचन द्वारा जिनकी शरीर की शुद्धि की जा चुकी है, उन व्यक्तियों में, और जिन व्यक्तियों में दोष में ही आयु रुकी हुई हो, ऐसे व्यक्तियों में शोधन बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरो बस्ती एक तरीके से शोधन बस्ती है, ठीक है। शोधन बस्ती में क्या होगा? अगर जो ऑलरेडी वीक है, जो ऑलरेडी दुर्बल है,
उनमें अगर हम न्यूरोबस्ती करवाएंगे तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में हमें नहीं करवाना है जिनमें जो वीक हो, जो दुर्बल हो। तो इसमें आ जाएगा शीर्षक, सेंस ऑफ माइंड से याद करना कि शीर्षक है, ऑलरेडी छत है। ठीक है, राजक्षमा है, खांसता है, छत है। अत्यंत दुर्बल है, मूर्छा से पीड़ित है, वमन विरेचन द्वारा जिनकी शरीर की शुद्धि की जा चुकी है, तो उन व्यक्तियों में हमें नहीं करना है। ठीक है, तो निबद्धम आयु, निबद्धम आयु का मतलब जिन व्यक्तियों में दोष में ही आयु रुक गई हो। ठीक है, निबद्धम आयु याद है, ये निबद्धम आयु याद रखना। तो निबद्धम आयु न्यूरोबस्ती में, निबद्धम न्यूरो। फिर है बस्ती की प्रधानता, इसमें रेफरेंस याद रखना। शाखागताम कोष्ठगताम रोगा मन ऊर्ध सर्वा वायु अंग जाश्च ये सन्ति तेषां हि किंचित अन्यो वायोः परम जन्मनि हेतु अस्ति। शाखा, कोष्ठ, मर्म प्रदेश, शरीर के ऊर्ध्वभाग या सभी अंग प्रत्यंगों में होने वाला जो कोई भी रोग होता है, उन रोगों में वायु को छोड़कर अन्य कोई विमर्श दोष उनकी उत्पत्ति में कारण नहीं होता। यानी कि जो भी शाखा के दोष हैं, जो भी कोष्ठ के दोष हैं, जो भी मर्म प्रदेशों में जो रोग हैं, और शरीर के ऊर्ध्वभाग में सभी अंग प्रत्यंगों में जो भी रोग होते हैं वो वायु से होते हैं, और उनमें क्या करती है, बस्ती जरूर करवानी है। ठीक है, शाखा, कोष्ठ, मर्म तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, एज ए रेफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक है, तो ट्रिक इसमें है एसमस्क, SMUSK, ये क्या आ गया, शाखा, क्या आ गया, मर्म। ठीक है, ये क्या आ गया, ऊर्ध्वांग। ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास, कोष्ठ। ठीक है, और जो भी अंग प्रत्यंग है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसमें वायु ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में क्या है, और भी में क्या लिखा हुआ है, वायु विट मल मूत्र पित्त आदि मलाशय को अलग करना तथा संघात करने वाली है। बढ़ी हुई उस वायु की शांति के लिए बस्ती को छोड़कर अन्य कोई औषधि नहीं है, इसलिए चिकित्सा का आधा भाग बस्ती है। अब असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको पूछ सकते हैं कि ये बात सही है कि चिकित्सा का आधा भाग बस्ती है, चिकित्सा अर्धमिति ब्रुवंती। ठीक है, क्यों, अभी पूछ सकते हैं क्यों। विर्ण मूत्र पितादि मलाशयानाम विक्षेप संघातकरम स यस्मात्, यानी कि मल मूत्र पित्त और मलाशयों को अलग करना या फिर संयोग करने वाली है। ठीक है, वायु क्या करती है, मलमूत्र पित्त आदि मलाशय को अलग करती है और संयोग करती है। तो वायु बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई वायु को शांत करना है हमको। ठीक है, बढ़ी हुई वायु को क्या करना है, शांत करना है। अतिवृद्धस्य क्षमाए न अन्यात बस्ती, बस्ती के बिना और कोई ऑप्शन नहीं है, बस्ती में हमको करवानी ही पड़ेगी। अब आप समझ नहीं रहे होंगे कि मैडम क्या बता रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद ही करना है। इस इतने बड़े कोटेशंस में आपको सिर्फ ये लिखना है, चिकित्सा अर्धमिति ब्रुवंती सर्व चिकित्सा, यानी कि बस्ती जो होती है वो आधी चिकित्सा है। ठीक है, कितना याद रखना। उसके बाद में बस्ती की नियुक्ति। बस्ती की नियुक्ति में क्या दे रखा है, नाभि प्रदेशम कटिपाशुक्षिकृत्वा सकृत दोषयम विलोड्यम सम स्नेह कार्य सपुरुष दोष सम्यक सुखनेति च यह स बस्ती। क्या नियुक्ति है बस्ती की, नाभि प्रदेशम कटिपाशुक्षि, नाभि प्रदेश, कटि, पाश और कुक्षि, गत्वा शक्र दोष, यानी कि जो दोष है मल और दोषों के संचय को विलोडित कर। यानी बस्ती द्रव्य क्या करता है, बस्ती क्या करती है,
नाभि में, कटी पार्श्व में, कुक्षी में, इन सब में जाके वो भी जो भी मल है या फिर जो भी दोष है उनको विलोडित करती है। और विलोडित करके क्या करती है, शरीर का स्नेहन कर सम स्नेहनम, शरीर का स्नेह कर सपुरुष दोषा, मल और दोषों के साथ सुखपूर्वक भली प्रकार चली आती है। उसे क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। नहीं समझ में आया, वापस से देखो। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा, नाभि प्रदेश और कटी पार्श्व यानी कमर वगैरह पार्श्व भाग पे जाकर के जो भी मल है, जो भी दोष है, उनको क्या करती है, वहाँ से निकालती है, मथती है, विलोडित करती है। और विलोडित करने के बाद में शरीर को स्नेह प्रदान करके मल और दोषों के साथ स्वतपूर्वक बाहर निकाल जाए, एज ए मल यानी मल के साथ ही बाहर निकल जाती है। सम स्नेहम कायम सब पुरुष दोष आएंगे, पुरुष आदि दोष के साथ निकल जाती है। ठीक है, ये सब है बस्ती की विलुप्ति। फिर है निरोह बस्ती के समय योग का क्या लक्षण है। बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का कल मैं डाल दूँगी। ठीक है, जो समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैप्टर जो है इसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं कि व्यापक के लक्षण है, कल्पना सिद्धि है तो उसमें वमन के, अतियोग के, अयोग के, ठीक है, सम्यक योग के, विरेचन के, बस्ती के, निरूबस्ती के, अनुवासन बस्ती के, बस यही चीज़ें हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। वो पंचकर्म में भी आपने पढ़ी होगी, तो इतना लोड और ओवरलोड नहीं होता, लेकिन कई बच्चों को याद नहीं रहती है। ठीक है, तो लेकिन अब तो आपको याद करनी पड़ेगी, पूरा नहीं तो कम से कम जो कोटेशंस में मैंने जो हाईलाइट करवाया ना वो तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जैसा भी हो। कैसे आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है मुझे बता देना।